राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। काव्या बेड पर बैठी हुई सामने की ओर देखती हुई बहुत गहराई में खोई हुई सी थी और आदित्य कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आ जाता है। उसकी नज़र काव्या में खोए हुए चेहरे पर जाती है। आदित्य बेड पर बैठते हुए काव्या की कमर पर चींटी काट लेता है। काव्या होश में आकर आदित्य को देखती है और उसकी हरकत पर से घूरती है। आदित्य काव्या को बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे काव्या आदित्य के ऊपर आ जाती है। आप ये क्या कर रहे हैं? बोलते ही काव्या आदित्य को पकड़ लेती है। दोनों के इस वक्त आदित्य नीचे आ काव्या ऊपर थी। आदित्य बड़े प्यार से काव्या के बालों को चेहरों को हटाते हुए कहता है, मेरे होते हुए मेरे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है वाइफी? क्या वह आदित्य को देखते हुए कुछ पल चुप रहती है। फिर आदित्य के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि आपको पता है आज मैं परी को के लवर से मिली तो उसके बारे में सोच रही थी। काव्या बोलते हुए क्या कर रही थी उसे भी नहीं पता था। आदित्य काव्या के कमर पर अपने हाथ को लपेटते हुए कहता है, रैबिट की बात तो बाद में करते हैं वाइफी, तुम्हारे एक्शन से मेरा कुछ और भी मूड बन गया है। आदित्य की बात सुनते ही काव्या को एहसास होता है कि वह क्या कर रही थी। काव्या तुरंत आदित्य के सीने पर मार कर कहती है, छी आप बहुत गंदे हैं। काव्या बोलते ही आदित्य के ऊपर से हटने लगती है, पर हट नहीं पाती क्योंकि आदित्य ने उसे जकड़ा हुआ था। आदित्य अचानक काव्या को पलटकर बेड पर लेटाता है और खुद ऊपर आ जाता है। काव्या आदित्य को देखते हैं और आदित्य काव्या की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए कहता है, और अब मेरा मन है कि मैं तुम्हें भी गंदा कर दूं। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के गले पर अपने हाथ लपेट लेती है और बड़े ही नरमी से कहती है, आपको पता है आपकी जो प्यारी बेटी है उसकी पसंद ने मुझे आज क्या कहा? आदित्य काव्या के होठों पर लाइट किस करते हुए पूछता है, क्या कहा? काव्या आदित्य को एकटक देखती है। आदित्य काव्या के नाक पर किस करते हुए एक बार पूछता है, बताइए पापी क्या कहा? आदित्य काव्या के इस नाक से गाल पर किस करता है। काव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, आपको सब कुछ पता है ना मिस्टर हस्बैंड? आदित्य एकदम से रुककर काव्या को देखता है तो काव्या आदित्य की आंखों में एकटक देखती है, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। आदित्य कुछ पल काव्या की आंखों में देखता है और फिर धीमी सांस छोड़कर काव्या के ऊपर से हटकर बगल में लेटता है। काव्या सवालों से भरी नज़रों से आदित्य को देखती है। कुछ पल तो आदित्य बिल्कुल शांत रहता है, फिर सीलिंग को देखकर कहता है, पहले और अब में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है वाइफी। मैं पहले भी सबके बारे में खबर रखता था और अब भी रखता हूँ। मुझे पता है कौन क्या करता है, किसके साथ रहता है। बस बात यह है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ जो सबकी खबर रखता हूँ, मेरा बेटा भी है। काव्या यह सुनकर मुस्कुराते हुए आदित्य के सीने पर सिर रख लेती है, फिर बड़े ही शान से सवाल करती है, आप आयान से बहुत प्यार करती हैं ना? आदित्य तुरंत कहता है, नहीं, मुझे अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार है और उससे भी ज़्यादा मुझे अपनी उन दोनों की माँ से प्यार है। बोलते ही आदित्य काव्या को अपने ऊपर खींच लेता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है और फिर एक बार शांति से आदित्य के ऊपर अपना सर उसके सीने में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या को बाल पर हाथ फेरते ऊपर छत को देखता रहता है और कुछ देर बाद ही काव्या थोड़ा और ऊपर होकर आदित्य के गर्दन में अपना सर छुपा लेती है। आदित्य काव्य को बालों पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद करके मन ही मन सोचता है, खबर तो सबकी मिलती है, बस एक बार यह पता चल जाए अपना होकर भी गद्दार कौन निकला। एक कमरे में धीमी सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही कोई लड़खड़ाते हुए इस अंधेरे कमरे में अपने कदम बढ़ाता है। उसकी चाल देखते ही समझ आ रहा था उसने ड्रिंक की है। उसके कदम बढ़ते हुए बेड की ओर जाने लगते हैं। चलते हुए इसकी भूरी आंखें बेड पर लेटी लड़की पर ठहर जाती हैं। वह चल ही रहा था कि तभी अचानक वह लड़खड़ा गया, जिससे कदम डगमगा गए और साइड में रखे टेबल से वह जाकर टकरा जाता है। टकराने की वजह से टेबल पर रखा वॉश गिर जाता है। गिरने की आवाज़ से बेड पर सोई लड़की की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह सामने अंधेरे में खड़े लड़के को देखते हुए उसे नफरत से निगाहें से घूरती है। सामने खड़ा लड़का चलते हुए बेड पर पास आ जाता है।
पहुँचते ही वह लड़की के ऊपर झुक जाता है। शराब की बहुत ज़्यादा स्मेल से वह लड़की अपना मुंह फेर लेती है। यह देखकर लड़के के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वह लड़की के गाल को अपनी तरफ करके उसकी नफरत भरी निगाहों में देखते हुए कहता है, बीवी, तुम्हारी ये अदाएं हाय मुझे पागल कर देती हैं। ये लड़की उसे नफरत से देखने लगती है। वह लड़का अपनी नीली नशीली भूरी आंखों से उसे देखकर कहता है, इतनी शिद्दत से न देखो, कहीं मैं तुम्हें अपनी बाहों में ना संभालूं। सोचो ये अंधेरी सी रात में बस मेरी सांसें और तुम्हारी सिसकियां कराहट गूंजे तो उफ। बोलते हुए उसकी ड्रिंक उस लड़की के चेहरे पर लगती है। उसकी फूंक, उसकी शराब की गंद स्मेल लड़की पर पड़ती है। लड़की गुस्से से कहती है, छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, दूर हटो मुझसे। बोलते हुए वह उसे दूर करने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का देने लगती है, पर उसका धक्का देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वह लड़का थोड़ा भी नहीं हिलता, बल्कि वह उस लड़की पर हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है। वह लड़की देखकर तुरंत अपना दोनों हाथ पीछे कर लेती है, जिससे लड़के का भारी सा शरीर लड़की के ऊपर गिर जाता है। लड़की दब जाती है। आहा, कितने भारी हो गए हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। बोलते हुए वह लड़की उसे धक्का देने की कोशिश करती है। वह लड़का धीरे धीरे खुद को संभालते हुए लड़की से सटे हुए शरीर के ऊपर होता है और हंसते हुए कहता है, भारी तो लगूंगा ही, 7 साल छोटी जो हूँ मुझसे। उसकी यह बात सुनते ही वह लड़की फिर एक बार से नफरत से देखती है, लेकिन इस बार नफरत के साथ उसकी आंखों में कुछ और भी था। वह लड़का बहुत ही प्यार उस लड़की के चेहरे पे छूते हुए कहता है, उफ, ये तेरी नज़रें, ये अदाएं, ये नज़ाकत, ये हुस्न, कंट्रोल को खोने का मन करता है। बोलते हुए वह धीरे धीरे उस लड़की के करीब बढ़ता है। वह उसके होठों को अपने होठों में गिरफ्त में लेने के लिए तैयार था। थोड़े इंच की ही दूर बची थी, तभी वह लड़की उसे थप्पड़ मारती है। लड़के का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है और लड़की चेहरा गुस्से से लाल था। वह उसे ही घूर रही थी। लड़की के थप्पड़ मारने के कुछ मिनटों बाद ही लड़का हंसने लगता है। यह देख लड़की हैरान रह जाती है। वह लड़की की ओर देखकर अपने गाल पर छूता है और फिर अपने हाथ पर किस कर लेता है, जैसे वह लड़की के थप्पड़ को चूम रहा हो। वह लड़का सनकी या पागल की तरह हरकत कर रहा था। शादी को 3 महीने हो गए, बीवी, अब तो छूने का हक दे दो। इतना क्यों तड़पा रही हो? ये जो तुम्हारा नन्हा सा बदन है, उसे छूने का मेरा बदन बेकरार है। तुम्हारी वो मधोशी भरी आवाज़ें कान सुनने को बेकरार हैं। बोलते हुए वह बस उसके आंखों में देख रहा था। वह लड़की नफरत से गुस्से से कहती है, कैसी शादी, कैसी बीवी, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती से शादी की है। वह लड़की जैसे ही कहता है, लड़का बस उसके नफरत से देखती आंखों में खोया हुआ कहता है, अपने पास रखने के लिए ज़बरदस्ती करना ज़रूरी था, क्योंकि सुकून हो तुम मेरी। इतना बोलते बोलते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और सीधा लड़की के सीने के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरते ही वह लड़की उसे हटाने के लिए धक्का देने लगती है। उसे लगा था वह लड़का जानबूझकर रहा है, लेकिन नशे की वजह से वह लड़का बेहोश हो चुका था। वह लड़की कोशिश करती है, पर उसका नन्हा सा शरीर उस लड़के के बड़े से शरीर को हिला नहीं पाता। आखिर में वह लड़की थक हार कर लड़के के शरीर से दबे हुए ही सो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के बाद काव्या, प्रज्ञा, श्रेष्ठा, स्वर्णा सोफे पर बैठे हुए थे और सब अपने अपने काम से चले गए थे। बातें करते करते काव्या प्रज्ञा को गौर से देखते हुए कहती है, सहस्रा, आप और अयान के बीच सब कुछ ठीक है ना? प्रज्ञा थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि अयान और उसके बीच फिलहाल तो सब ठीक था, इसलिए प्रज्ञा हल्का सा असमंजस में ही सिर हिला देती है। प्रज्ञा के जवाब देते ही काव्या एकदम से कहती है, ठीक है, फिर आप दोनों जल्दी से बेबी प्लानिंग कर लीजिए। प्रज्ञा जैसे ही यह सुनती है वह वहीं जम जाती है। वहीं काव्या आगे बोलने जाती है, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा, और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों के बच्चे होते होते मैं बूढ़ी होकर मर जाऊं। मुझे अयान के बच्चों को देखना है और उनकी शादी भी। श्रेष्ठा और स्वर्णा काव्या की बात सुनकर
प्रणया को देखती हैं जो बर्फ की तरह जमी हुई थी। प्रणया के ऐसे रिएक्शन से सब तीनों ही उसे देखते हैं। काव्या अब उसे बुलाने भी लगी थी। प्रणया जैसे अब कुछ सुन ही नहीं रही थी। काव्या जब बार बार बुलाती ही रहती है तब स्वर्णा को प्रणया के बगल में बैठी थी वह प्रणया के कंधे पर हिलाती है और उसके हिलाते से प्रणया होश में आती है। पहले वह स्वर्णा को देखती है, फिर काव्या और श्रेष्ठा को। काव्या प्रणया को देखकर बोलती है, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? प्रणया के एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो चुके थे। उसे सच में इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था। उसने बच्चों के बारे में अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी। प्रणया हकलाते हुए कहती है, माँ वो मैं बस 21 की हूँ। प्रणया के जवाब में श्रेष्ठा बिना सोचे समझे बोल देती है, इसका मतलब अयान प्रोटेक्शन यूज़ करता है। काव्या तुरंत ही अपना गला साफ करते हुए श्रेष्ठा को घूरती है तो वहीं प्रणया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। स्वर्णा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी बातें चल रही हैं। स्वर्णा बातों को समझने की कोशिश करते हुए सवाल करती है, प्रोटेक्शन? कैसा प्रोटेक्शन? भाई कैसा प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं? स्वर्णा का सवाल सुनते ही वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। प्रणया कुछ काम का बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। काव्या भी श्रेष्ठा को घूर कर इशारे करते हुए अपने साथ आने को कहती है। श्रेष्ठा जो ध्रुव की वजह से पूरी बेशर्म हो चुकी थी वह बेचारा सा मुंह बना लेती है। वहीं बेचारी मासूम सी स्वर्णा सबको जाते हुए देखती रहती है। उसे जरा भी समझ नहीं थी कि उसने क्या गलत बोल दिया। स्वर्णा हमेशा हॉस्टल में रही, पढ़ाई में ही उसने ध्यान दिया और वो भी प्रणया जैसे 21 साल की है और वह प्रणया की तरह मैच्योर नहीं है। उन्हें इन सब के बारे में जरा भी पता नहीं था। केबिन में दूसरी तरफ अर्थव इस वक्त आव्या के केबिन में बैठा हुआ था। आव्या पेशेंट को चेक करने में बिजी थी। चेक करने के बाद आव्या चेयर पर बैठते हुए कहती है, हाँ तो बताओ अब क्या हुआ? बोलते हुए आव्या स्टेथोस्कोप टेबल पर रखकर अर्थव को देखती है। अर्थव बड़े गौर से आव्या को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वो मैं ये कह रहा था कि हम दोनों के बीच दोस्ती तो हो गई है, क्यों ना आज कहीं वक्त बिताने चलें। जैसे ही आव्या ये बात सुनी उसने अर्थव को घूर कर देखा। उसे अर्थव की बातें बहुत अजीब सी लगी। आव्या ने तुरंत कहा, हेलो मिस्टर, मैंने तुमसे दोस्ती की है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है जो तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आव्या ने ये बात वार्निंग लहजे में कही थी। आव्या के बॉयफ्रेंड वाली बात सुन अर्थव के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने एक नज़र आव्या को देखा और फिर बोला, बॉयफ्रेंड पहले तो कभी नहीं बताया। अर्थव के कहने पर आव्या ने बस अपनी भौं बिगाड़ी। अर्थव यह देखकर फ़ोन पर कुछ किया और फिर आव्या को देखकर बोला, ठीक है फिर बताओ कौन है और क्या करता है। आव्या आंखें छोटी करके अर्थव को देखने लगी क्योंकि अर्थव यह जानने के लिए क्यूरियस था और अर्थव की क्यूरियोसिटी से आव्या को बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही थी। आव्या के एक्सप्रेशन देखकर अर्थव ने तुरंत अपनी क्यूरियोसिटी को छिपा ली। आव्या ने अर्थव को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे तुमने मुझसे दोस्ती कुछ करने के लिए की है, मतलब जैसे कोई मकसद। बोलते ही आव्या चुप होकर अर्थव को सीरियसनेस से देखने लगी। जैसे ही अर्थव ने यह सुना उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे वह पकड़ा गया हो। आव्या बहुत देर तक तो उसे शक भरी निगाहों से देखती रही और वहीं अर्थव अपने आप को आव्या की नज़रों से बचाने की कोशिश करने लगा। अचानक ही आव्या हंसने लगी। वह बिल्कुल खिलखिलाकर हंस रही थी। वह हंसते हुए एकदम से बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल देखो अपनी। ओह गॉड, कितने डर गए हो तुम। अर्थव ने नीचे छिपाए फ़ोन को तुरंत बंद करके अपने पॉकेट में रख लिया। फिर वह भी हल्का मुस्कुराते हुए आव्या को देखने लगा। उसने अपनी सिचुएशन उसी मुस्कुराहट में छिपा ली। अर्थव टेबल पर दोनों हाथ रखे आव्या को एकटक देखते बोला, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। यह सुनते ही आव्या की हंसी गायब हो गई। अर्थव आगे बोला, बहुत नसीब वाला है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बोलकर उसने आव्या को स्माइल पास की।
आभ्या ने भी बदले में स्माइल कर दी। अर्थव अपनी जगह से उठकर बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बस तुमसे मिलने आया था। आभ्या ने बस सर हिला दिया तो अर्थव पलटकर तुरंत कैबिन से निकल गया। अर्थव हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए ब्लूटूथ पर टैप करके धीरे से बोला, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। लड़की बहुत शातिर है। बोलते ही उसने ब्लूटूथ बंद की और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गया। दूसरी ओर एक कमरे में अव्यान चेयर पर बैठा हुआ था। एकटक बेड पर लेटी नैना को देख रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्र कमरे में अंदर एंटर हुआ। रुद्र चलकर बेड पर बैठा और नैना को के मुरझे हुए चेहरे को देखते हुए बोला, तुमने मॉम को यहाँ क्यों शिफ्ट करवा दिया? अव्यान चुपचाप बस नैना के चेहरे को ही देख रहा था। कुछ देर तक वो शांति बरसी रही। फिर कुछ ही पल में अव्यान ने नैना के हाथ को थाम लिया। अव्यान की आंखों में इमोशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने ऐसे करने से उसके अंदर के इमोशंस जाहिर हो रहे थे। रुद्र ने अव्यान के हाथ को देखा और फिर अव्यान के चेहरे को। अव्यान बस चुप रहा, उसके एक शब्द भी नहीं कहा। रुद्र अब उठा और अव्यान के बैठे चेयर को पकड़कर उसके ऊपर झुक गया। अव्यान की नज़र अब नैना के हटकर रुद्र पर चली गई। रुद्र अव्यान की आंखों में देखकर कहा, What happened? Any problem? अव्यान आराम से चेयर पर टिककर बोला, नथिंग। बोलते उसने अपने हाथ से चेयर को पकड़ लिया। रुद्र ने अव्यान के चेयर पर साइड से अपने घुटने को रखा और बोला, कुछ तो बात है ऐसी तो नहीं हो सकता, तुम्हारे एक्शन का कोई मतलब ना हो। अव्यान ने रुद्र के चेहरे को देखा। रुद्र अव्यान के हर एक एक्शन को अच्छी तरह से समझता था। अव्यान की नज़र अब फिर एक बार नैना पर गई। उसने नैना को देखते हुए कहा, माँ होश में आने वाली है कुछ दिन में। जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने के लिए बेकरार था, उतना मैं माँ के होश में जाने के लिए बेकरार हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्या है, जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने के लिए बेकरार नहीं था, उतना मैं माँ के होश में आने के लिए बेकरार हूँ। मम्मा के और अपनी माँ दो अलग अलग हैं। जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने के लिए बेकरार नहीं था, उतना मैं माँ के होश में आने के लिए बेकरार हूँ। उन्हें होश आएगा, इस बात को सोचकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने पर नहीं था। यू नो रुद्र, योर मदर इज़ वेरी पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड। बोलते हुए अव्यान ने रुद्र को देखा। रुद्र अव्यान से दूर होकर फिर से बेड पर बैठा और नैना को देखते हुए बोला, आई नो वेरी वेल एंड आई ऑल्सो नो, मेरे डैड से ज़्यादा कमीना इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। बोलते हुए रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली और आंखें बंद करके कुछ याद करने लगा। डोंट रुद्र, अव्यान ने एकदम से कहा, जिसे सुन रुद्र ने आंखें खोलकर अव्यान को देखा। वो सब याद करेंगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा और फिर तुम अपने बाप को मारने के लिए तड़पोगे। गुस्से में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और फिर मैं भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना बोलते हुए अव्यान बस एक रुद्र की आंखों में देखता रहता है। रुद्र ने यह देखकर अपनी पलकें झपका दी। ऐसा करते हुए अव्यान को बात कर रहा था कि ठीक है। वहीं दूसरी ओर शराब के नशे में डूबे एक लड़के ने जब आंखें खोली तो दोपहर के 2 बज चुके थे। टाइम देखकर बाहर की तरफ जहाँ देखा, सूरज की चमचमाती धूप की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने अपनी पलकें झपकाईं और बैठकर नीचे से शराब की बोतल निकाल सीधा अपने मुंह से लगाकर पीने लगा। 4-5 घूंट पीने के बाद उसका नशा फिर एक बार जाग गया, पर वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उस लड़के के कंबल को अपने ऊपर से हटाई और बेड से उठकर खड़ा हुआ। उसके कदम थोड़े हिल रहे थे। वह डगमगाते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कदमों से उसका नशा भारी हुआ और किसी टकरा गया। टकराते ही वह संभल ना सका और सीधे फर्श पर गिर गया। उसी के साथ चूड़ियों के छनछन के साथ उसके ऊपर एक लड़की गिरी। वह लड़की उस लड़की को देखने लगा। उसे देखते हुए लड़का बोला, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, कोरा बदन, गुलाबी होठ, आंखों में काजल और नाक पर गुस्सा। बोलते ही उसने उसके नाक को टच किया। लड़की ने तुरंत मुंह फेर लिया।
वह लड़का उसके कमर पर हाथ कसते हुए बोला, मिसेस स्प्रहा, मिसेस स्प्रहा, शौर्य राठौर। इतना सजना संवरना मेरे लिए बोलते हुए शौर्य स्प्रहा को बड़े प्यार से देखता है। यह लड़का है शौर्य, रुखसार का पहला बच्चा जो करीब 27 साल का है, और यह लड़की है उसकी पत्नी स्प्रहा जो अब 20 साल की है, और यह शौर्य के चुंगल में फंसी हुई है। चुंगल इसलिए क्योंकि शौर्य ने स्प्रहा को ज़बरदस्ती शादी की थी। क्यों और कैसे ये तो बाद में पता चलेगा। स्प्रहा तुरंत ही उसके ऊपर से हटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि शौर्य ने उसे पकड़ रखा था। स्प्रहा गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हें मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। शौर्य यह सुनकर स्प्रहा और को कसकर पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए स्प्रहा के बालों को कान के पीछे कर लेता है। स्प्रहा खुद छुड़ाने लगती है, लेकिन थी और शौर्य से बहुत छोटी, जिस वजह से वे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। शौर्य अपनी भूरी नशीली आंखों से उसे देखकर सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें छोड़ दूं ये कभी मैं हो नहीं हो सकता, और तुम मुझे छोड़ो मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। स्प्रहा कुछ पल के लिए शौर्य से भयंकर आवाज़ से डर जाती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। शौर्य स्प्रहा के होठों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मैं पी नहीं सकता, इसलिए शराब का नशा करना पड़ता है। अगर स्मेल पसंद नहीं है तो तुम्हारे नशे में डुबा दो मुझे, कसम से एक कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें पीने में। स्प्रहा बिल्कुल चुपचाप नजरें झुका लेती है। शौर्य धीरे से स्प्रहा को छोड़ता है। स्प्रहा को यह महसूस होते हुए जल्दी से उठकर जाने लगती है। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। स्प्रहा चुप से खड़ी हो जाती है। शौर्य उठता है और स्प्रहा के दोनों कंधों को पकड़कर खड़े हो जाता है। स्प्रहा अब भी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर शौर्य हंसते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे इस नज़ाकत ने मुझे सनकी बना दिया है। न चोट, न ज़बरदस्ती, न चिल्लाता हूँ तुम पर, लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़रों से डर से झुक जाती हैं। उसके इतना बोलते ही कमरे में एक आवाज़ आती है, सर आपकी बहुत सारी कॉल्स हैं। शौर्य अपनी गर्दन मोड़ बॉडीगार्ड को देखता है। शौर्य की आंखों में देखकर बॉडीगार्ड एक कदम पीछे हो जाता है। शौर्य की आंखें इस वक्त लाल थी और बहुत खतरनाक लग रही थी। शौर्य उसे इशारे में बुलाता है और स्प्रहा की ओर इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है? बॉडीगार्ड डर से कांपते हुए धीरे से हकलाते हुए जवाब देते हैं, सर ये मैम आपकी वाइफ हैं। शौर्य इस वक्त भी स्प्रहा के करीब झुका हुआ था और उसे एहसास हो रहा था कि स्प्रहा भी हल्का कांप रही है। शौर्य धीरे से मगर बहुत ही सर्द आवाज़ में बॉडीगार्ड से कहता है, देख रहा है ना, मैं अपनी बीवी के साथ बात कर रहा हूँ। बॉडीगार्ड डर से सिर हिलाता है और तभी शौर्य छोर से चिल्लाता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बीच में बोलने की? शौर्य की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि स्प्रहा का पूरा शरीर कांप उठता है। शौर्य की आवाज़ आते ही अचानक उस कमरे में गन शूट की आवाज़ आती है, जिसे स्प्रहा कसकर अपनी आंखें बंद कर रोने लगती है। 2-3 बॉडीगार्ड जल्दी से दौड़कर शौर्य के कमरे में आते हैं। शौर्य उनको देखकर गुस्से से कहता है, जल्दी हटाओ इसे यहाँ से। तीनों बॉडीगार्ड नीचे पड़े डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। उनके जाते शौर्य स्प्रहा को देखता है और जो डर की वजह से खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। शौर्य बस स्प्रहा के सामने सॉफ्ट था, असल में वह क्या है ये तो आगे पता चलेगा। शौर्य स्प्रहा के चेहरे पर ऊपर उठा कर कहता है, क्या हुआ बीवी, तुम रो क्यों रही हो? उस आदमी के लिए, उसे मैं नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने गलती की ना, हमारे बीच आ गया। हम दोनों कितने प्यार से बात कर रहे थे और वो बीच में आ गया। स्प्रहा यह सब कुछ सुनते हुए पक कर रोने लगती है। वह भले शौर्य से बहस करती थी, लेकिन कभी कभी वह शौर्य से बुरी तरह से डर जाती थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पति सनकी था। शौर्य स्प्रहा को ले जाकर बेड पर बिठाता है। स्प्रहा पलकें झपकाए बस रो रही थी। शौर्य स्प्रहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ मत रो, देखो तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ला दूँ? पिज़्ज़ा खाओगी? स्प्रहा रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। शौर्य स्प्रहा के आंसुओं को फिर एक बार बहुत ही प्यार से पोंछते हुए कहता है,
ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बताओ कहाँ जाना चाहती हो? सिंगापुर चले? ऊटी, गोवा, मनाली, बताओ कहाँ जाएं? तुम जहाँ कहोगे हम वहीं रह जाएंगे। शौर्य ये सब बहुत ही प्यार से स्पृहा से पूछा था। वही स्पृहा यह सब सुनकर और ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे इस घर से, शौर्य की ज़िंदगी से बाहर जाना था और यहाँ शौर्य उसे जगहों के नाम गिना रहा था। दूसरी तरफ रात का वक्त। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अव्यान अंदर आता है और कमरे में देखता है तो इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। अव्यान प्रज्ञा को देखने की कोशिश करते हुए अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाता है। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती है तो अव्यान समझ जाता है प्रज्ञा वॉशरूम में है। अव्यान बेड पर बैठकर अपने ब्लेजर को उतारकर साइड में रखता है। अव्यान अब फ़ोन में बिजी में हो जाता है। कुछ 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा बहुत ही धीमी आवाज़ के साथ खुलता है। अव्यान कैजुअली सिर उठाकर वॉशरूम की ओर देखता है। जैसे ही अव्यान उधर देखता है वह बिल्कुल जम सा जाता है। प्रज्ञा इस वक्त बस एक टॉवल में थी। उसकी टॉवल घुटनों से ऊपर थी, बाल गीले थे और टपकते हुए प्रज्ञा के ऊपर खुले बंद पर गिर रहे थे। प्रज्ञा दरवाजे से सटी हुई बहुत ही सिडक्टिव तरीके से खड़ी होकर अव्यान को देख रही थी। प्रज्ञा सिडक्टिव वॉक करते हुए अव्यान की ओर बढ़ती है। प्रज्ञा को इस तरह देखकर अव्यान की हालत खराब हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा को घोड़ी मुलायम टांगों से होते ऊपर तक देखता है। प्रज्ञा अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अव्यान के चेहरे के करीब झुककर उसके आंखों में देखने लगती है। अव्यान की नज़र जो अब कहीं और ही जाने लगी थी। प्रज्ञा आज बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रही थी। प्रज्ञा बहुत सिडक्टिव से अव्यान के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अव्यान तो पूरी तरह से जम चुका था। उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था कि प्रज्ञा के बोल्ड नेचर से बहुत ज़्यादा शॉक था। प्रज्ञा के बालों से पानी गर्दन से होकर नीचे टॉवल के अंदर जा रही थी। यह देखकर अव्यान ने अपनी लाल गटक ली। अव्यान का शरीर गर्म सा होने लगा। प्रज्ञा अव्यान की शर्ट को खोलकर फेंक देती है और एकदम से बेड पर धक्का देती है। अव्यान पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। प्रज्ञा अव्यान के ऊपर आ जाती है। अव्यान खुद को संभालते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सजनी? प्रज्ञा कुछ न कहकर अव्यान के खुले सीने पर किस करती है। अव्यान के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। अव्यान अपनी मुट्ठी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अपनी उंगली सिडक्टिव तरीके से अव्यान के चेहरे पर घुमाते हुए अपनी सरगोशी आवाज़ में कहती है, साजन, आपको पता है आप कितने ज़्यादा हॉट हैं? प्रज्ञा अपनी लंबी सांसें भरते हुए बोली, जिससे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लग रही थी। कोई भी उन दोनों को सुन ले तो शर्मा कर भाग ही जाए। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अव्यान हिचकिचाते हुए बोला। प्रज्ञा अव्यान के हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखती है और बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाती है। अव्यान की सांसें यह देखकर एकदम से बढ़ जाती हैं। वैसे ही प्रज्ञा की ड्रेसिंग से अव्यान की हालत पहले ही खराब हो गई थी। प्रज्ञा अपनी हालत से उसे और ज़्यादा सिड्यूस कर रही थी। प्रज्ञा अव्यान के हाथ को नीचे ले जा रही थी। तभी अव्यान अचानक ही तुरंत प्रज्ञा से अपना हाथ छुड़ाकर प्रज्ञा को साइड करता है और बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। प्रज्ञा अभी नहीं मानती और घुटनों के बल खड़ी होकर अव्यान की गर्दन पर किस करने लगती है। अव्यान तुरंत रिएक्ट करके प्रज्ञा के कंधे को पकड़कर दूर करते हुए कहता है, देखो सजनी, तुम आग से खेल रही हो, जल जाओगी। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखकर बहुत ही सिडक्टिव वे में कहती है, हाँ तो जला दीजिए ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा आवाज़ की अव्यान की ओर बढ़कर फिर एक बार अव्यान के शर्टलेस बदन को चूमने लगती है। इस दौरान वह अव्यान के शरीर को बहुत ही सिडक्टिवली टच कर रही थी। अव्यान अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। एकदम से अव्यान प्रज्ञा के बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। अव्यान अब उसकी कमर को पकड़कर लेटते हुए प्रज्ञा के ऊपर खींच लेता है। प्रज्ञा अपने दोनों हाथ अव्यान के खुले सीने पर रख लेती है। अव्यान प्रज्ञा को मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, ये क्या हरकत है? प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, माँ हमारे बच्चे चाहती है। प्रज्ञा की बात सुनते ही अव्यान प्रज्ञा को अपने ऊपर से हटाकर बैठ जाता है।
प्रज्ञा अव्यान को दूर होता देखकर तुरंत उसे पीछे से हक करके उसके पीठ पर अपने गाल सटा कर कहती है, मैं रोज इंतजार करती हूँ उस वक्त का जब आप मुझे अपने आप से जोड़ेंगे। अव्यान कुछ पल तो फर्श को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए अव्यान पलटकर प्रज्ञा के गाल पर हाथ में रखकर बोलता है, बहुत छोटी हो तुम, ये सबके लिए। मुझे सहने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं मम्मा से बात कर लूँगा, तुम सो जाओ। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस कर लेता है। अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर उठकर जाने लगता है। तभी प्रज्ञा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं सह लूँगी साजन। अव्यान पीछे पलट कर देखता है तो प्रज्ञा अव्यान का हाथ छोड़कर अपने टॉवल को खोलने लगी थी। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर थोड़ा गुस्से से कहता है, पागल मत बनो और अपनी हरकतें बंद करो। मैंने कहा ना, मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए। अव्यान के यह बोलते ही प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी आंसू भरी आवाज़ में उसे देखते हुए कहती है, मुझे पता है आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते, इसलिए इसलिए आज तक आपने मुझे मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है इन सब से। प्रणय रोते हुए एकदम से कहती है, आप मेरी फीलिंग्स कभी समझते ही नहीं है। मैं तो आपकी खुश नहीं लगती ना। बोलते ही प्रणय रोने लगती है। अव्यान प्रणय को देखकर गहरी सांस लेता है और उसके पास बैठ जाता है। अव्यान प्रणय के हाथों को पकड़कर कहता है, अच्छा सुनो। अव्यान प्रणय के हाथ को पकड़ रहा था, लेकिन प्रणय अव्यान के हाथों को झटक देती है। अव्यान फिर एक बार अपनी उसकी हाथ पकड़ता है और प्रणय भी फिर एक बार उसका हाथ झटक देती है। अव्यान अब अचानक से उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है। प्रणय जल्दी से मुंह फेर लेती है। अब भी उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अव्यान उसे बड़े प्यार से कहता है, अच्छा सुनो ना, सुनो तो। प्रणय अव्यान की ओर बिल्कुल भी नहीं देखती। अव्यान प्रणय के गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, गुस्सा हो। प्रणय अब भी कोई जवाब नहीं देती। अव्यान प्रणय के गाल पर धीरे से किस कर लेता है तो भी प्रणय कोई रिएक्ट नहीं करती। प्रणय अव्यान से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए हमें हमें आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अव्यान और कसते हुए उसे पकड़कर कहता है, क्यों नहीं करनी, मुझे तो करनी है। इकलौता यही तो वक्त मिलता है तुमसे बात करने का। प्रणय यह सुनकर फीकी मुस्कान से कहती है, वही तो प्रॉब्लम है आपके पास। रात का समय होता है बात करने के लिए, दिन भर तो बस काम काम काम। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं आपकी लाइफ में। अव्यान अपनी ही बात में फंस गया था। प्रणय आगे कहती है, कभी सोचा है कि मुझे भी आपका वक्त चाहिए होता है? कभी नहीं सोचते। छोड़िए मुझे, छोड़िए। आपको कुछ बोलकर फायदा भी नहीं है। बोलते हुए प्रणय की आंखों में आंसू बह गए। अव्यान प्रणय के आंसू को पहुंचकर उसके गर्दन पर धीरे से किस करके कहता है, किसने कहा कि मेरी लाइफ में तुम कहीं नहीं हो? हाँ? बोलते हुए अव्यान नजर ऊपर किए प्रणय को देखता है। प्रणय चुप रहती है। अव्यान फिर एक बार कहता है, बोलो ना सजनी। प्रणय अब खुद को छुड़ाकर वॉशरूम जाती है और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। प्रणय अपने बालों को सुखाती है और अव्यान को बिना देखे दूसरी ओर जाकर बेड पर लेट जाती है। अव्यान भी प्रणय की नाराजगी को देखते हुए शर्ट पहनता है और प्रणय अव्यान के पीठ करके लेट जाती है। अव्यान बेड पर जाकर प्रणय के करीब लेटता है और कंधे को प्यार से पकड़कर कहता है, बहुत गुस्सा हो? प्रणय अपनी आंखें बंद किए हुए बिल्कुल चुप रहती है। अव्यान अब प्रणय के कान पर किस करके कहता है, इतना गुस्सा? हाय, लगता है दूसरी वाइफ लानी पड़ेगी बात करने के लिए। दूसरी वाइफ लाऊंगा ना तो एडजस्ट कर लोगी ना सजनी? हाँ? प्रणय यह सुनते गुस्से से अव्यान को धक्का देती है। अव्यान मुस्कुराता हुआ उसे जकड़ लेता फिर से कहता है, कितना अच्छा होगा ना, मैं बीच में रहूँगा और एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो। सुबह तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी, रात में वो मुझे खाना देगी। क्या ख्याल है? अव्यान सहसा के पेट पर हाथ ले जाकर आगे कहता है, रात में 10 से 2 तुम्हें प्यार करूँगा और 2 से 6। उसके आगे अव्यान कुछ कहता, तभी प्रणय अव्यान को घूरती है और गुस्से से
अव्यान प्रणय को गुस्से से भरे चेहरे को देखता है। प्रणय एकदम से गुस्से से कहती है, मेरे सिवाय किसी को छूने की भी कोशिश की ना तो जान ले लूंगी आपकी। अव्यान एकटक प्रणय के आंखों में देखता है। प्रणय के इमोशन एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। वह इमोशनल होकर कहती है, मैं हमेशा आपके पीछे भागती हूँ, इसलिए आप मेरी कदर नहीं करते ना, लेकिन मैं पापा मम्मा के प्यार को भूलकर अब बस आपका प्यार चाहती हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि कभी कभी लगता है खुद ही आपके पास चली जाऊँ। आपको याद करके पल पल घुटती रहती हूँ। बोलते हुए प्रणय रोने लगती है। प्रणय ये सब इतना ज़्यादा दर्द में कह रही थी कि किसी के भी आंसू बह जाए। अव्यान बड़े प्यार से प्रणय को अपने सीने से लगाता है। प्रणय अव्यान को कसकर पकड़ फूट फूट कर रोने लगती है। अव्यान प्रणय के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बहुत देर तक रोती रहने के बाद प्रणय नींद के आगोश में चली जाती है। अव्यान उसकी भारी सांसों को महसूस करते हुए चेहरे को देखता है। प्रणय के चेहरे पे इस वक्त दर्द के आंसू थे। अव्यान बड़े ही प्यार से प्रणय के आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करके उसे भाव में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह एक कमरे में बेड पर एक लड़की अपनी नींद के आगोश में खोई हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कमरे में एक लड़का दरवाज़ा खोलकर आता है, उस लड़की की ओर देखता है और प्यार से कुछ पल देखने के बाद वह लड़का सूरज की रोशनी को रोकते पर्दे को हटाता है। जैसे ही वह हटाता है, कसके बेकरार सूरज की रोशनी रोशन होने के लिए खड़ी थी। वह तुरंत अंदर आकर सभी ओर फैल जाती है। वह लड़की रोशनी में कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट करके सो जाती है। उसकी यह हरकत देखकर वह लड़का बेड पर घुटनों पर चढ़कर उसके चेहरे के करीब जाता है। वह लड़का उस लड़की के बालों को चेहरे से हटाता है। वह लड़की नींद में ही कहती है, शिवा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। यह दोनों लड़का लड़की और कोई नहीं, शिवा और अनु है। शिवा अनु के गालों में धीरे धीरे सहलाने लगता है। अनु परेशान होकर अपना चेहरा तकिए में छिपाती है। अनु के इस हरकत से शिवा अब अपने कान उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम उठोगी या फिर मैं? इतने बोलते शिवा कंबल हटाकर अनु को गुदगुदी करता है। अनु हंसते हुए तुरंत शिवा से दूर होती है। अनु अपनी हंसी रोककर घूरते हुए शिवा को देखती है। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है मैम। अनु तुरंत नाराज़गी से शिवा से कहती है, प्लीज़ शिवा मैम मत बोला करो। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। अनु बेड पर फिर से लेटने वाली होती है, तभी शिवा अनु से कहता है, कोशिश भी मत करना, चुपचाप जाओ और तैयार हो जाओ। अनु मुंह बनाकर बोरियत से बेड से उठती है, क्योंकि वह जानती थी शिवा उसे कभी सोने नहीं देगा। अनु वॉशरूम चली जाती है। शिवा कबर्ड से अनु के लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखता है। उसके साथ फाइल और घड़ी भी रखता है। इतना करके वह एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है और उसकी नज़र टेबल पर रखी अनु की फ़ोटो पर जाती है। आज भी शिवा ने अपने दिल की बात अपने सीने पर ही दफन करके रखी थी। शिवा को आज भी अनु से अपने दिल की बात बोलने में डर लगता था और आज भी वह अनु के परिवार के साथ ही रहता था। शिवा अनु के फ्रेम फ़ोटो को पकड़कर उसे बड़े प्यार से छूता और आखिर में धीरे से अपने होठों से अनु की फ़ोटो को चूम लेता है। शिवा फ्रेम को टेबल पर रखकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखता है और फिर बाहर निकल जाता है। शिवा अनु के कमरे से निकलकर बाहर आता है, तभी उसकी नज़र सामने से आती एक औरत पर पड़ती है। वह औरत सपना थी। सपना शिवा को देखकर पास आकर कहती है, अनु उठी? शिवा तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। जी आंटी, मैंने अभी उसे उठाया है। सपना यह सुनकर राहत की सांस लेती है। कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा फिर मैं नाश्ता लगा रही हूँ। शिवा बस सर हिलाता है तो सपना भी अब वहाँ से चली जाती है। शिवा भी वहाँ से चला जाता है। कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत बेड पर लेटी हुई थी और उसके पास एक औरत थी। बेड पर लेटी औरत अरुणी देवी थी, जिनकी उम्र करीब 100 की थी से ज़्यादा हो गई थी। उनके सामने इस वक्त प्रीत बैठी हुई थी, जो कुछ दवाई को चेक कर रही थी। दवाइयों को चेक करते हुए खुद से कहती है, इसमें अर्जुन से कल ही कहा था ये दवाई ख़त्म हो गई है, लेकर आए। इन्हें भी ना कुछ याद ही नहीं रहता। यह बोलते हुए प्रीत अर्जुन के मन डांटती है।
तभी अंदर आती हुई उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अकेले अकेले किसकी बुराई की जा रही है। प्रीत इस आवाज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। वह मुंह बनाकर पीछे पलट कर कहती है, माँ, दादी की शाम वाली दवाई खत्म हो गई है। इसमें अर्जुन को दवाई लाने के लिए कहा था, लेकिन शायद भूल गए। हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। विशाखा मुस्कुराते हुए प्रीत की ओर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हो माँ? प्रज्ञा थोड़ा चिढ़कर कहती है। विशाखा प्रीत की ओर, यहाँ प्रज्ञा नहीं कोई और आ गया। आप मुस्कुरा क्यों रही हो? प्रीत थोड़ा चिढ़कर कहती है। विशाखा प्रीत की ओर नजरें किए हुए मुस्कुराती है और फिर कहती है, बस यूं ही खोई हुई मुस्कुराहट को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। विशाखा के छिपे शब्द प्रीत को छुपे ना रह सके, पर वह कुछ बोल नहीं, बस विशाखा को देखती रहती है। विशाखा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहती है, काव्य की याद आ गई थी हमें, वो भी इसी तरह आदि की शिकायत किया करती थी। एक पल के लिए विशाखा की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर खो जाती है, लेकिन पल भर में खत्म भी हो जाती है। प्रीत बिल्कुल चुप रहती है और विशाखा के देखने लगती है। उन दोनों को अपने सिचुएशन पर खोई हुई थी कि तभी बाहर से सपना की आवाज़ आती है, सभी नाश्ता करने आइए, नाश्ता लगा दिया है। विशाखा और प्रीत दोनों बाहर देखते हैं और फिर अरुणी देवी को एक नज़र देखकर उठकर चले जाते हैं। अरुणी देवी ने उठने का समय बहुत देर का था, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी आंखें नहीं खुला करती थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी ही अपने कमरे में से आ रहे थे। उसमें से अनु बिजनेस सूट में थी और शिवा ने भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। अनु भी बिजनेस वूमेन थी और शिवा उसका असिस्टेंट था। वैसे तो अनु ने उसे पार्टनर बनने के लिए कहा था, लेकिन शिवा ने अपनी हैसियत को देखकर जॉब चुनी। यह मालिक नहीं बनना चाहता था, हालांकि मेहनत करके अपने दम पर कमाना चाहता था। अनु और शिवा डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। एक ओर से अनुराग और पृथ्वीराज कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। सपना सबको देखते हुए प्लेट लगाती है। प्रीत भी उनके साथ देते हुए कहती है, चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। पृथ्वीराज, अनुराग, शिवा, अनु, विशाखा की प्लेट लगते ही प्रीत को कुछ ख्याल आता है। वह एकदम से कहती है, अर्जुन और अपरी कहाँ रह गए? प्रीत के सवाल पर सब एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अनुराग की नज़र डाइनिंग टेबल से होकर एक चेयर पर पड़ती है। चेयर को देखते ही अनुराग एक कमरे की ओर देखता है। कमरे के देखते हुए अनुराग की आंखों में एक दर्द सा नजर आता है। सपना अनुराग को पास खड़ी होकर उसके कंधे को पकड़ लेती है। अनुराग सिर उठाकर सपना को देखता है तो सपना धीरे से अपनी पलकें झपका देती है। अब भी अनुराग की आंखों में दर्द कम नहीं हुआ था। वह सपना को नजरें हटाकर नजरें झुकाए बैठ जाता है। वही कमरे में अप्रिता इधर से उधर भागते हुए हंस रही थी। उसके पीछे एक आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अप्रिता सोफे पे पीछे जाकर हंसते हुए कहती है, पापा पकड़िए मुझे। यह आदमी अर्जुन था, जो अपनी नटखट सी बेटी के साथ सुबह सुबह खेल रहा था। अर्जुन सोफे के पीछे जाते हुए कहता है, प्रिंसेस, आज तो तुम्हें पकड़ कर ही रहूँगा। अप्रिता जल्द से वहाँ से भाग जाती है और बेड पर चढ़ जाती है। अप्रिता अपने पापा या कहें पूरे घर की शैतान लड़कियों के नाम में जानी जाती थी। अप्रिता अर्जुन से खुद को बच ही रही थी कि तभी बेड के कोने पर उसका पैर अचानक मुड़ जाता है और यह देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाता है, प्रिंसेस! अप्रिता गिरती उसे पहले ही कोई दो मजबूत हाथ के सारे गोद उठा लेते हैं। अप्रिता सीधा उसके गोद में गिर जाती है। अप्रिता डर के अपनी आंखें बंद की हुई कसकर उसे पकड़ लेती है। अप्रिता जैसे ही गिरने को होती है, उसे कोई अपनी गोद में उठा लेता है। अप्रिता अपने गोद में उठने आने वाले को देखती है। टॉल, हॉट, हैंडसम लड़का था। अप्रिता ने जो डर से अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी, वह अपनी आंखों को खोलकर उसे देखती है। अर्जुन परेशान होकर आते हुए कहता है, प्रिंसेस। अप्रिता अपने गर्दन मोड़कर अर्जुन को देखती है। अब तक अर्जुन उसके करीब आकर कहता है, तुम ठीक हो? थैंक गॉड। आयुष, तुम आ गई, वरना पता नहीं प्रिंसेस को क्या होता।
अर्जुन अप्रिता को पकड़े हुए उस लड़के से कहता है, इट मीन्स कि देखिए आपको सारी फैमिली मिल गई है मोस्टली। अब रियान की फैमिली और रह गई है, बाकी सभी जिंदा हैं। कैसे जिंदा बचे ये तो आगे ही पता पड़ेगा। वह लड़का आरुष है जिसकी पर्सनैलिटी अनुराग से खूब मिलती है। आखिर बेटा भी तो अनुराग का है। बस बात इतनी सी है कि वह लड़कियों से दूर नहीं रह पाता जैसे पहले अनुराग रहा करता था। वैसे आरुष बिल्कुल भी नहीं था। आरुष हमेशा नई नई लड़कियों के साथ डेट करता हुआ देखा जाता। आरुष अप्रिता को गोद में नीचे उतारता है और उसके गाल पर हाथ रखे हुए कहता है, टेक केयर लिटिल सिस्टर। आरुष के यह बोलते ही अप्रिता बस हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन अप्रिता को अच्छे से देखता है और यह सोचकर कि कहीं अप्रिता कोई लग तो नहीं है। अप्रिता अर्जुन के विश्वास दिलाने पर कहती है, आई एम फाइन पापा। यह सुनते ही अर्जुन को राहत मिलती है। वह तुरंत ही अप्रिता के माथे पर किस कर लेता है। आरुष दोनों को देखकर कहता है, एंड या बिग फादर नीचे बिग मदर दोनों ढूंढ रही हैं। सो अभी प्यार का सेशन बंद करो और नाश्ता करने चलो। अप्रिता आरुष को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आप पापा और मेरे प्यार के चिढ़ते हो। आरुष थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मुझे प्यार शब्द से ही चिढ़ है। हाँ, ये सच था कि आरुष को प्यार से भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था ये तो वही जाने। अर्जुन आरुष से चिढ़ते हुए देखकर कहता है, एक दिन मैं 2-3 लड़कियों के साथ डेट करने वाला प्यार के बारे में क्या जाने। आरुष बोरियत सा मुंह बनाकर कहता है, जिंदगी भर तो एक ही लड़की के साथ शादी करके रहना है, इसलिए जब तक शादी ना हो तब तक हर एक लड़की के साथ डेट करते रहो। इट्स नॉट अ बिग डील। अर्जुन नाकारी से सिर हिला देता है। अप्रिता दोनों की बारी बारी से देखती है और फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, आप दोनों की आर्गुमेंट हो गई और शुरू हो गई तो चले नाश्ता करने, क्योंकि तो तुम्हारी ख़त्म नहीं होने वाली। आरुष फीकी सी रिएक्शन देकर बाहर निकल जाता है। अर्जुन सर सहलाते हुए धीरे से खुद से बड़बड़ाता है। आरुष तो उसकी उम्र में डेट का मतलब तक नहीं जानता था। अनुराग तो उसकी उम्र में डेट तक का मतलब नहीं जानता था और ये 100 से ज़्यादा लड़कियों को डेट कर चुका है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अप्रिता अर्जुन को बड़बड़ाता हुआ देखकर पूछती है, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं पापा। अर्जुन तुरंत नाम में सिर हिला देता है। अर्जुन और अप्रिता भी अब नीचे चले जाते हैं। अभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, अनु, शिव, आरुष और अप्रिता मौजूद थे। सभी बातें करते हुए बड़े ही खुशी से नाश्ता कर रहे थे। अनुराग नाश्ता करते हुए उठकर हाथ धोने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। अनुराग उसे देखते हैं तो वह रोहान था, जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे सिवाय नफरत के। इस वक्त रोहान की आंखों में अनुराग के लिए सिर्फ नफरत छलक रही थी, तो अनुराग के दिल में को टुकड़ों में बांट रही थी। रोहान अनुराग के दूर होकर डाइनिंग टेबल की ओर जाता है और वहीं अनुराग दर्द से रोहान को देखता रहता है। उसके आंखों में रोहान से बात करने की तड़प थी, लेकिन रोहान ने ना तो अनुराग से अपना दुश्मन समझ लिया था उसको। रोहान जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खुद नाश्ता सर्व करता है। सपना रोहान के लिए गिलास में जूस निकाल कर देती है, पर रोहान नाश्ता को खाकर जूस को छोड़कर उसे दूसरे गिलास में जूस निकालता है और पीने लगता है। सभी रोहान की हरकत को नोटिस कर रहे थे। रोहान नाश्ता करने के बाद टेबल से उठकर बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को देखे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। ये वही कमरा था जिसे अनुराग देख रहा था। विशाखा रोहान के कमरे की ओर देखकर रहती है। वही सपना बस इस जूस को देख रही थी जो उसने रोहान के लिए निकाली थी। देखते ही देखते अचानक सपना के आंसू की एक बूंद उस जूस में टपक जाती है। यानी कि अब बस 2 ही जने बचे हैं, बस दो जने रह गए हैं बचने के लिए। एक तो रोहान की वाइफ नहीं आई अभी तक और दूसरा रुखसार। दूसरी तरफ आव्या कमर पर हाथ रखे बस स्टैंड के पास खड़ी थी। उसके इस वक्त जीन्स और टॉप पहनी थी।
उसके आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थी और वह बार बार टाइम को देख रही थी। आव्या अपने फ़ोन में अपने हाथ में मारते हुए मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नज़र आती हुई कार पर पड़ती है। कार को देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कार आव्या के पास आकर रुकती है। रुकते ही कार से रुद्र बाहर आता है। उसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसके बाल बहुत अच्छे से सेट थे और आगे के 3 बटन खुले थे। रुद्र आव्या के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे एक और कार आकर रुकती है। इस बार कार से ध्रुवंश बाहर निकलता है। उसने भी इस वक्त ब्लैक शर्ट और फॉर्मल पैंट पहनी थी। उसमें भी बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए थे। ध्रुवंश को शर्ट में भी आगे के बटन खुले हुए थे। उसके बीच ध्रुवंश ने चश्मा लटका रखा था। आव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़कर रुद्र के पास ले जाती है। आव्या एक साथ दोनों को बारी बारी से गले लगती है। आज आव्या के दोनों ही के झगड़े को सुलझाने के लिए ये तरीका अपनाई थी, दोनों को आमने सामने लाकर। ध्रुवंश नफरत से रुद्र को घूर रहा था, तो वहीं रुद्र का कोई खास रिएक्शन नहीं था। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, आज तुम दोनों को मेरे साथ वक्त बिताना है और जो भी झगड़ा है उसे खत्म भी करनी है, उसके बाद दोस्ती करनी है। आव्या की बात सुनकर ध्रुवंश बुरा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखता है। उसी वक्त आव्या का कॉल आता है, जिस कारण आव्या उन दोनों को वहीं थोड़ी दूर पर छोड़ जाती है। आव्या को दूर देखकर ध्रुवंश रुद्र पर बोरियत से देखते हुए धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, मैं और इसके साथ दोस्ती करूँगा। दोस्ती उसके भी उससे की जाती है जो लायक हो। ध्रुवंश के इतने धीरे से भी नहीं कहा कि रुद्र ना सुन सके। रुद्र ने सुन लिया। रुद्र ने सुनते ही फटाक से जवाब दिया, मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ दोस्ती करने की। वो तो बेबी गर्ल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ कर रही है तो मैं कभी नहीं आता। बोलते हुए रुद्र की जबान पर एक एटीट्यूड था जो ध्रुवंश बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। सभी बातों में ध्रुवंश को एक ही बात सुनाई दी और वह है रुद्र का आव्या को बेबी गर्ल कहना, जिसके उसके अंदर एक आग सी लगी। ध्रुवंश रुद्र पर भड़कते हुए कहता है, वो तुम्हारी कोई बेबी गर्ल नहीं है, उसका नाम आव्या है, आव्या सिंघानिया, इसलिए तुम उसे आव्या ही बुलाया करो। रुद्र अब चुप था। आव्या फोन पर बात कर रही थी। जब वह बहुत देर तक ऐसे ही बात करती रही तो ध्रुवंश उसे बुलाते हुए कहता है, ट्यूलिप जल्दी करो ना। आव्या बस अपने हाथ दिखाते हुए 5 मिनट दर्शाती है। वहीं तभी ध्रुवंश की रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रहा था, वह भी तुम्हारी कोई ट्यूलिप नहीं है, वो मेरी बेबी गर्ल है। ध्रुवंश भी कुछ काम नहीं था, वह भी तुरंत ही कहता है, नो इट्स माई ट्यूलिप। उधर रुद्र फिर से कहता है, नो इट्स जस्ट बेबी गर्ल। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने के लिए लड़ने के लिए तरह के ध्रुवंश और रुद्र इस तरह लड़ रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। जहाँ ध्रुवंश आव्या को अपनी ट्यूलिप कहे जा रहा था, वहीं रुद्र आव्या को अपनी बेबी गर्ल कह रहा था। जब दोनों ने सी एक टॉपिक पर कोई चुप नहीं होता तो ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, मैं ट्यूलिप को बचपन से जानता हूँ, तब से वह मेरी ही है। वही रुद्र बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है, जो गया वो गया, अब इन फ्यूचर वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। बस स्टैंड पर खड़े लोग तो अब की आर्गुमेंट बस देखते जा रहे थे, जैसे रोड पर कोई शो चल रहा हो। कोई भी अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था। उनकी आर्गुमेंट ज़्यादा इरिटेटिंग होती जा रही थी, इरिटेटिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होती जा रही थी और लोग उन्हें देखकर छोड़कर जा ही नहीं पा रहे थे। मतलब इतनी डेंजर ऑरा होने के बावजूद दोनों इस वक्त बहुत ही कॉमेडियन लग रहे थे, ऐसे लड़ते हुए जैसे जब कोई माँ अपने 2 बच्चों को अकेले छोड़ देती है तो वो बच्चे छोटी छोटी बात पर बिना किसी मतलब के लड़ते हैं। हमारे ध्रुवंश और रुद्र भी इसी तरह से कर रहे थे। ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप ने कभी तुम्हें मेरा कहा है? जैसे कि रुद्र मेरा है, नहीं कहा होगा ना, पर मुझे कहा है। वह हमेशा से कहती है, मेरा बच्चा, मेरा अंश। बोलते ही ध्रुवंश के होठों पर जीत वाली मुस्कान आती है। दोनों की बहस और बढ़ती जाती है।
पहले आव्या फ़ोन को पॉकेट में रखकर दोनों के पास आती है। आव्या एक्साइटेड होकर कहती है, चलो शॉपिंग मॉल से स्टार्ट करते हैं। आव्या की बात सुनकर रुद्र और रुद्रांश दोनों ही जाने लगते हैं, अपनी अपनी कारों की ओर जाते हैं। आव्या दोनों को बारी बारी से देखती है। रुद्र और ध्रुवांश दोनों कार के गेट के पास पहुंचकर आव्या को देखकर कहते हैं, चलो। आव्या फिर एक बार रुद्र की कार को देखती है और फिर ध्रुवंश की। ध्रुवंश रुद्र के बारे में देखते हुए रुद्र की कार को देखते हुए कहता है, ट्यूलिप, मैं उस खटारे कार में नहीं जाने वाला हूँ। अपनी कार के बारे में खटारा सुनकर रुद्र ध्रुवंश से घूरता है और फिर ध्रुवंश की कार को देखकर कहता है, मैं भी तुम्हारे बेकार सी कार में नहीं जाने वाला। रुद्र को नज़रअंदाज करके ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप, तुम इसे कहो कि तुम मेरी कार में आ रही हो। ओह हेलो मेरे बेबी गर्ल सिर्फ मेरे साथ जाएगी, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। रुद्र अपना रौब दिखाते हुए कहता है, तो ध्रुवंश भी एकदम से कहता है, एंड शी इज़ माई सिस्टर। दोनों की बकवास सुनकर आव्या जोर से चिल्लाती है, चुप करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों से किसी से बारे में नहीं जाने वाली, किसी भी के भी कार में। आव्या के बोलते ही दोनों एक साथ आव्या को देखते हैं। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, मैं बस में जाऊंगी, इनफैक्ट तुम दोनों भी मेरे साथ बस में जाओगे। जैसे ही आव्या यह कहती है, दोनों के चेहरे पे बहुत अजीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आज तक दोनों ऑटो में भी नहीं बैठे थे। आव्या उन दोनों को धक्का देकर खाली बस पर चलने लगती है और दोनों में से कोई कुछ बोल पाता उसी पर बस आकर खड़ी हो जाती है। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, चलो। बोलते ही आव्या बस में चढ़ जाती है। रुद्र एक नज़र बस को घूरता है और फिर जाकर चढ़ जाता है। ध्रुवंश भी बस में चढ़ जाता है। बस इस वक्त फुल थी, उसमें कोई सीट नहीं थी, जिस वजह से तीनों ही बस में खड़े हुए थे। ध्रुवंश भीड़ से होकर आव्या के पास खड़ा हो जाता है। तीनों ही पोजीशन ऐसी थी कि आव्या रुद्र और ध्रुवंश के बीच खड़ी थी। आव्या के होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वह इस वक्त माफिया किंग और माफिया टाइगर को बस में खड़ा करके सफ़र करवा रही थी, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।